ये स्टार्ट हो गए हैं और जो लोग लेट में ज्वाइन करेंगे उनके लिए हम वीडियो भी बना देंगे इसका, इस रिकॉर्डिंग का। आप लोग वीडियो भी जाके बाद में यूट्यूब पे देख सकते हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करने जा रहे हैं। A meter rod balance. वीडियो की आवाज सबको क्लियर है? Yes, sir. Pipette, pipette, measuring cylinder, and volumetric flask are some common measuring devices which are used in laboratories. Experimental measurements which are obtained using these apparatus have an uncertainty associated with them. The measured values vary each time and are not accurate. The reasons behind the inaccuracy and uncertainty associated with the readings are the skill and accuracy levels of the observer and the limitations of the measuring instrument. The uncertainty associated with measurements has led to the introduction of significant figures. Significant figures in a number are all the certain digits plus one doubtful digit. To gain an understanding, significant figures. यहाँ देखो, ध्यान देने वाली बात है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर की क्या जरूरत है, सिग्निफिकेंट फिगर का एक्चुअल नंबर क्या है। एक्चुअली हम कोई भी चीज मेजर करते हैं, जिसमें बताया दो वजह से गलतियां होती हैं। या तो इंस्ट्रूमेंट आपका सोफिस्टिकेटेड ना हो, या तो आपके अंदर वो स्किल ना हो, टैलेंट ना हो सही से मेजर करने का। ठीक है, आपके पास मान लो स्किल भी है और आपका इंस्ट्रूमेंट भी सही है, फिर भी लास्ट डिजिट में जो होगी अनसर्टेनिटी तो बनी रहेगी कि ये 1 है कि 0 है कि 2 है, यानी प्लस माइनस 1 एट लास्ट डिजिट, अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज प्रेजेंट। क्लियर? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। 1 डाउटफुल डिजिट मीन्स जो अनसर्टेन है, जिसके वैल्यू में एक्यूरेसी में डाउट है, तो वो एग्जैक्ट वही होगा कि थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे होगा। क्लियर? इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो वही क्या है, वो डाउटफुल डिजिट्स को भी ले करके सबको हम काउंट करते हो सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर डाउटफुल डिजिट को हटाने का तरीका है, इसको राउंडिंग ऑफ द डिजिट। वो रूल्स मैंने समझाया है, फिर से वीडियो के माध्यम से समझा दिया जाएगा। In a number are all the certain digits plus one doubtful digit. To gain an understanding about significant figures, let's take a look at this graduated measuring cylinder, which is filled with liquid up to the marked part. The level of the liquid in the cylinder is somewhere between 5 and 6 milliliters. ये देख रहे हैं 5 और 6 के बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। इसको लिखने वाला बंदा 5 भी लिख सकता है, कुछ लोग 6 भी लिख सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट में क्या होगा मेजर करने में, अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है? If you take a closer look, you will find that it is 5.4. Further, if you look a little more closely, you will find that it is somewhere between 5.4 and 5.5. And we can guess it could be 5.46. In this reading, 5 and 4 are certain, while 6 is doubtful. Let's take a look at some rules for determining the number of significant figures. मैंने पिछले लेक्चर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के रूल्स को डिस्कस कर दिया है, लेकिन फॉर रिवीजन पर्पस और जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए क्विक रिकैप आप लोग देखो। Click a tab to know the rules for determining the number of significant figures. दो रूल्स हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल्स 1, किसी को अब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है ना? पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कौन पूछना चाहता है भाई? अच्छा, nobody want to ask the question. So rules 1.
Choose the correct number of significant. Click a tab to know the rules for determining the number of significant figures. ये रूल्स पे क्लिक नहीं हो रहा है। What's problem? I don't understand. देखो बच्चों यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये अनक्लिकेबल है। किसी को क्वेश्चन पूछना है क्या? तो रूल्स मैंने समझाए हुए, एक बार मैं ऐसे आप लोगों को रूल्स बता देता हूँ। देखो फर्स्ट रूल ये है कि टर्मिनल जो डेसिमल पॉइंट होता है आपका, उसके आपके लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो हैं, यदि कोई वहां पे नॉन जीरो डिजिट नहीं है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इस एनसीईआरटी बुक में दो तीन रूल्स हैं। यदि दो नॉन जीरो के बीच में, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आपका जीरो आ रहा है, उस जीरो को काउंट करेंगे। क्लियर? यदि लास्ट में डेसिमल पॉइंट नहीं लगा, जैसे 100 है 100, क्लियर, 100 है उसका डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा है, तो उस जीरो को भी काउंट नहीं करेंगे। हम लिखेंगे 100 में सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1 है, क्योंकि वहां डेसिमल पॉइंट नहीं लगा। यदि डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो 3 काउंट करेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लियर हो जाएगा। Choose the correct number of significant figures in 0.00608. Select the correct option and click Submit. हाँ, तो इसका आंसर आप लोग को देना है बच्चों। ये आपको एक नंबर दिख रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है, रिप्लाई करो। कितना होगा? अलका पटेल, आयुषी, आशुतोष पाठक, कितने लोग हो? सबको रिप्लाई करो। पूजा, सर 3। सी करेक्ट। क्यों होगा? क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट की इधर देख रहे हो, कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, सबके सब जीरो हैं। जब इधर सबके सब जीरो हैं तो सबको हम क्या करेंगे? नहीं काउंट करेंगे। ये रूल्स नंबर 1 था। यहाँ पे दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो, इस जीरो को काउंट करेंगे, और चूंकि नॉन जीरो डिजिट है तो काउंट करेंगे। ये 16608, ये तीनों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, और यही होगा भी। There are 3 significant figures in 0.00608 because all zeros preceding the first non-zero number are not significant. तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। Why does 0.0005 has only one significant figure? Select the correct option and click Submit. देखो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, इससे पहले क्वेश्चन लगाया भी है। ये कह रहा है why does 0.0005 has only one significant figures? Option 1, all zero preceding the first non-zero are not significant. ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपको बताना है। all zero digit are not significant, ये बात है कि नहीं बात है। all zero placed at the end are to the right of a number are significant if they are chat option 1 Astos Pathak, you can reply by mic also. Option 1 मुझे भी लग रहा है All zeros preceding the first non-zero number are not significant. करेक्ट करेक्ट। ये सबको समझ में आ गया है ना? 4.0069 has 5 significant figures. Is the given statement true or false? Select the correct option and click Submit. Reply anyone? सर ट्रू। That's correct. ट्रू ही होगा, क्योंकि इन दोनों जीरो को हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे।
क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि ये दोनों इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट है। 4.0069 has 5 significant figures because all zeros preceding the first non-zero number are not significant. Let's quickly summarize what are significant figures and the rules to determine significant figures. देखो ये बेटा यही 4 रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जीरो नहीं हो तो सिग्निफिकेंट होंगे ही। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जैसा मैंने देखा लास्ट में कि जीरो है लेकिन वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, उसको सिग्निफिकेंट काउंट कर रहे हैं। जीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, शुरुआती में यदि जीरोज हैं उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। All zero placed at the end or to the right of a number are significant if they are on the right side of the decimal points. कह रहा जीरो जो टर्मिनल पॉइंट पे है वो सिग्निफिकेंट तभी होगा जब उसके अंत में हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। इसलिए यदि हम 100 लिख रहे हैं या 6900 लिख रहे हैं या 1000 लिख रहे हैं तो 1000 में 1 सिग्निफिकेंट, 6900 में 2 सिग्निफिकेंट, वो लास्ट के 2 जीरो को हम छोड़ दे रहे हैं, 3 जीरो को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वहां पे लास्ट में डेसिमल पॉइंट नहीं लगा। ठीक है, आशुतोष ट्रू, ओके, रिप्लाई लेट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं और ये लेक्चर शायद मैंने आप लोगों का अभी तक नहीं लिया है। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग स्लाइड से भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन स्लाइड से पढ़ने से पहले हम लोग वीडियोस लेक्चर पहले देख लेते हैं। रेडी? साउंड आउट सब क्लियर है ना बच्चों? यस सर। ठीक है, तो पहले वीडियो से लेक्चर समझाएंगे, पहले सीधे स्लाइड से बताते हुए चले। चलो। Laws of chemical combinations. Compounds are formed when elements combine together. During the formation of compounds, reactants follow some basic laws of chemical combination to form new products. Let's take a look at few of them. क्या कह रहा है यहाँ पे बेटा कि ये एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन गैस क्या है? एलिमेंट्स है। ऑक्सीजन गैस क्या है? एलिमेंट्स है। अब इससे कंपाउंड कब बनेंगे? जब ये एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो ही कंपाउंड्स बनेगा। एलिमेंट्स क्या होता है मैंने समझाया था, ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बने सब्सटेंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन गैस क्या है? इसमें 2 एटम हैं लेकिन वो कैसे हैं? एक ही तरह के हैं, तो क्या अपने आप में एलिमेंट्स। Antoine Lavoisier stated the law of conservation of mass. The law states that the total mass of the products always remains equal to the mass of the reactants during a physical or a chemical change. The law of conservation of mass was verified by Hans Henrik Landau. He took equal volumes of silver nitrate and sodium chloride in an H-shaped tube. The weight of the entire apparatus along with the solutions was taken. The solutions in the tube were then mixed thoroughly. Silver ions combined with chloride ions to form silver chloride, and sodium ions combined with nitrate ions to form sodium nitrate.
resulting in the formation of a white precipitate of silver chloride along with sodium nitrate. The products were weighed. It was noted that the weight of the products was equal to the weight of the reactants. ये समझ में आ रहा है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, वेट ऑफ रिएक्टेंट या मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट. ये आपको एक्सपेरिमेंट द्वारा भी समझा दिया है. हाँ, किसी को क्वेश्चन पूछना है? नो सर. ठीक है, आगे बढ़े ना. A French chemist, Joseph Proust, stated the law of constant composition or definite proportion. The law states that a pure chemical compound always contains the same elements combined together exactly in the same definite proportion by weight. This law can be explained further with the help of electrolysis of water. The U-tube contains 90 grams of water. When the battery is switched on, electrolysis of water begins. The water molecules dissociate into hydrogen ions and hydroxide ions. Oxygen is liberated at the anode and hydrogen is liberated at the cathode. The gases are collected in two different balloons. The balloons are weighed and their weights are noted down. It is observed that the ratio of hydrogen to oxygen by weight is 1:8. Similarly, when by weight is 1:8. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि गैसेस के लिए वॉल्यूम अलग मैटर है. वॉल्यूम क्या है? अलग मैटर है और वेट अलग मैटर है. क्लियर? हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा जरूर होगा, इवन ऑक्सीजन से डबल होगा, लेकिन वेट क्या होगा? वो कम होगा. क्लियर? वही ऑक्सीजन का क्या है? वॉल्यूम कम है लेकिन वेट ज्यादा है. ऐसा क्यों है? क्योंकि एटम पे डिपेंड करता है. ऑक्सीजन का एटम हैवी होता है, हाइड्रोजन का एटम क्या होता है? लाइटेस्ट एटम होता है. ये बात सबको समझ में आ रही है ना? इसलिए है ये. Similarly, when 18 grams of water is electrolyzed, it is noted that the ratio of hydrogen and oxygen by weight is again 1:8. This indicates that ratio of oxygen and hydrogen obtained after electrolysis of water continues to remain same, irrespective of the quantity of water taken, illustrating the law of definite proportion. John Dalton stated the law of multiple proportions. According to this law, two elements that form more than one compound combine in such a way that the masses of one of the element combines with a fixed mass of the other element in the ratio of small whole numbers. Weigh an empty Pyrex tube or reduction tube. Add 1.5 grams of cupric oxide in it. Pass hydrogen into the tube. Cupric oxide gets reduced to copper and changes color. The copper obtained on cooling weighs 1.197 grams and the weight of oxygen in cupric oxide is calculated to be 0.303 grams. Thus, weight of oxygen combining with 1 gram of copper is 0.2531 gram. Similarly, when 2 grams of cuprous oxide is heated, the weight of the copper obtained is 1.776 grams and the weight of oxygen in cuprous oxide is calculated to be 0.224 gram. Thus, weight of oxygen combining with 1 gram of Cu is 0.1261 gram. When the weight of oxygen in the two oxides of copper is compared, we get a simple ratio 2:1.
ये आपको डाल्टन्स लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है कि दो एक्सपेरिमेंट इसने किया। पहले में कॉपर का अमाउंट कम लिया, फिर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड था, उसको हाइड्रोजन से रिड्यूस किया तो कॉपर बन गया। रिडक्शन का पर भी डिफिनेशन जानते ही हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो वही चीज है। Gay-Lussac stated the law of combining volumes. The law states Gay-Lussac law that very the important. ratio ध्यान of से the देखो। volume of the reacting gases and the products is a simple ratio under similar conditions of temperature and pressure. When one volume of hydrogen reacts with one volume of chlorine, the product obtained is 2 volumes of hydrogen chloride. Thus, the ratio of the volumes of hydrogen, chlorine, and hydrogen chloride is 1:1:2, which is a simple ratio. गैलुसाक लॉ समझ में आया Is to बेटा? 1:2, which is देखो गैलुसाक लॉ ये कह रहे हैं कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर आप फिक्स रखोगे, एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेगा। ये 1 वॉल्यूम मतलब क्या? 1 लीटर मान लो हाइड्रोजन गैस है, 1 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस है, तो जो HCl बनेगा क्या बनेगा? 2 लीटर बनेगा। तो रेशियो बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड का, क्या बनेगा? 1:1:2। तो गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का रूल्स यही है, यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखें तो जो फिक्स वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट है आपस में एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका जो रेशियो होता है आपस में वो एक कंप्लीट होल नंबर होता है और वो फिक्स होता है। a simple ratio. Let's quickly summarize. Laws of chemical combinations. Law of conservation of mass. Law of constant composition or definite proportions. Law of multiple proportions. Gay-Lussac's law of combining volumes. ये देखिए बच्चों, ये 4 इंपॉर्टेंट लॉ जो आपके सिलेबस में है उसका भी समराइज फॉर्म यहाँ दिया हुआ है। आप लोग इसे फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। अभी आप समझने पे ध्यान देंगे, बाद में इसका वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए एमबीएम के चैनल पे, और आप लोग जा करके इसको देखेंगे और फेयर कॉपी बनाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 आप लोग इसको देख सुनिए, ध्यान से समझिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कर रहा है? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन equal to the mass of the reactant using a physical or a chemical change. Second, law of constant composition or definite proportions क्या कर रहा है? In a pure chemical compound, the same element always combined together in definite properties by weight. कहने वाले कोई कंपाउंड्स है वो किसी से फॉर्म करके ऑक्सीजन फॉर्म करके कॉपर या ऑक्सीजन फॉर्म करके क्यूप्रेस ऑक्साइड बनाता है, तो हम भले कॉपर का वेट बदले उसके रिस्पॉन्डिंग क्या होगा? ऑक्सीजन का वेट बदल जाएगा, या हाइड्रोजन जिससे रिएक्ट करके वो वापस अगेन कॉपर बन रहा है। जो भी प्रक्रिया कह रहा है डिफरेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ऑलवेज इज फिक्स व्हाटएवर द सोर्स। सेकंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, तो डाल्टन लॉ है, ये डाल्टन लॉ ही है। द टू एलिमेंट्स दैट फॉर्म more than one compounds combined in such way that the masses of one of the element combine with a fixed mass of other element in the ratio of small whole number. Number जो होगा रेशियो का स्मॉल होल होगा, होल मींस कंप्लीट नॉट डेसिमल। गैलुसाक लॉ भी आप लोग समझ गए। ठीक है, किसी को क्वेश्चन पूछना है? क्वेश्चन नहीं पूछना है लगता है। हम वीडियो पहले देख लेते हैं 1 बाय 1, फिर हम लोग स्लाइड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक वीडियो से देखने से आप लोग का एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। The law of conservation of mass in chemical reactions. A chemical reaction is a process during which certain substances known as reactants undergo changes to yield new substances known as products.
A French chemist, Antoine Lavoisier, proved that the mass of the products in a chemical reaction is equal to the mass of the reactants, meaning atoms at the end of the chemical reaction will be equal to the atoms that were at the beginning of the reaction. This idea is stated as the law of conservation of mass. The law of conservation of सरताज तुम लेट में ज्वाइन हो बेटा, माइक ऑफ कर लो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो क्वेश्चन। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ध्यान से इसको देखो, ठीक है? माइक अपना ऑफ कर लो आप लोग, आप सबको अनम्यूट कर दें। of mass states that matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Let's look at the reaction between hydrogen and oxygen in the formation of water molecule. In this reaction, 4 hydrogen atoms combine with 2 oxygen atoms to form 2 water molecules. Let's look at the masses of the atoms before and after the reaction. Mass of one hydrogen atom is 1.008 U. Since hydrogen molecule is made up of 2 hydrogen atoms, mass of one hydrogen molecule will be 2.016 U. As there are 2 hydrogen molecules that participate in the reaction, their mass will be 2 into 2.016 U, which equals 4.032 U. अच्छा, आप लोग ये बताइए, जो यहाँ पर U लिखा हुआ है, इस U का मतलब क्लियर है सबको? ये U क्या चीज है? यूनिफाइड मास सर। हाँ, यूनिफाइड मास। इसका मतलब समझो ना, इसको एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। मोल के रिलेशन से लिया गया लगभग, उस जब मोल हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे इसको और अच्छे समझ सकते हैं। चलो ठीक है, आप लोग को आ रहा है, दैट्स गुड। Let's come to oxygen. Mass of one oxygen atom is 16 U. Since one oxygen molecule has 2 oxygen atoms, its mass will be 2 into 16, which is 32 U. So total mass of the reactants will be 4.032 plus 32, which equals 36.032 U. On the product side, in one water molecule, mass of 2 hydrogen atoms will be 2 into 1.008 equals to 2.016 U. Mass of oxygen is 16 U. So mass of one water molecule is 2.016 plus 16, which equals 18.016 U. Total mass of the products will be 2 into 18.016, which equals 36.032 U. As we have seen, in this reaction between hydrogen and oxygen to form water, the total mass of the reactants is equal to the total mass of the products. We can also see that the number of atoms of hydrogen and oxygen are equal in the reactant side and the product side. Summary. A chemical reaction is a process during which certain substances known as reactants undergo changes to yield new substances known as products. The law of conservation of matter states that matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. तो आप लोगों को इसका समरी समझ में आ गया? मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Yes, sir. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही है। मास मतलब मैटर, कोरिलेटेड टू ईच अदर। Law of definite proportions. The law of definite proportions, also referred to as the law of constant composition, or Proust's law, was proposed by the French chemist Joseph Proust in 1804. It states that when elements combine with each other to form compounds, their proportion by weight is fixed and definite, and will not vary regardless of the origin or compound's mode of preparation. Simply put, a given compound will always contain exactly the same proportion of elements by mass, no matter how it is formed. For example,
Pure water obtained from any source, such as a river or a lake or other source, no matter wherein of the world it comes from, will always contain 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. In other words, when we refer to water, the ratio of hydrogen to oxygen atoms will always be 1:8. If we have 18 grams of water, it will contain hydrogen and oxygen in the ratio 2:1. By mass, 18 grams of water will contain 2 grams of hydrogen and 16 grams of oxygen. In other words, the ratio of the molecular mass of hydrogen to oxygen will always be 1:8, meaning 1 part hydrogen and 8 parts oxygen by mass. If we used a sample of 27 grams of water, there will be 3.02 grams of hydrogen and 23.97 grams of oxygen. In this case, our ratio will be 3:24, which can be simplified to 1:8. Let's look at sodium chloride, which you know as ordinary table salt. For every 23 grams of sodium, it will combine with 35.5 grams of chlorine to form sodium chloride. Similarly, in carbon dioxide, the ratio of carbon to oxygen will be 1:2.7, meaning for every 1 part carbon, 2.7 parts oxygen by mass will be required to form a carbon dioxide molecule. Summary: the law of definite proportions, also referred to as the law of constant composition or Proust's law, was proposed by the French chemist Joseph Proust. The law of definite proportions states that elements in a compound are always present in consistent, definite proportions by mass. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नो मैटर व्हाट एवर इज सोर्स ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी कहीं से भी लो, उनमें जो आपस में रेशियो होगा वो क्या होगा? ऑलवेज फिक्स होगा, डेफिनेट होगा। सिर्फ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास बोलते हैं। देखो, इस वीडियो को हम लोग पूरा देख नहीं पाएंगे, लास्ट 2 मिनट्स है, तो हम कुछ और डिस्कस करते हैं। ये हम कल के लेक्चर के लिए बचा के रखते थे। अब ये कुछ रेशियोज दिए हुए बेटा, इधर कुछ दिए हुए, आपको मैचेस करानी है। कौन किससे मैच करेगा? 2:1 जो वाटर है, तो क्या करना है? मैच द रेशियो ऑफ द गिवन कंपाउंड। हाउ आर वी गोइंग टू बी मैच्ड? यहाँ रखेंगे। हाँ, समझ में आ रहा होगा? तीसरे में पहले का Yes, sir. तीसरा है, ठीक है, और ये तीसरे का पहला है, और दूसरे का आपस में लगता है इक्वल है, यही होना Yes, sir. चाहिए। सोडियम क्लोराइड के वेट में काफी डिफरेंस होता है। सोडियम 23 नहीं, 23 35.5 नहीं, ये होना चाहिए इसका, कार्बन और ऑक्सीजन का 1.27। यस, चलो ठीक है, दूसरा कुछ देखते हैं। लेस देन 1 मिनट। अच्छा, किसी कोई क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट फटाफट बता दो आप लोग। द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज, दैट्स ट्रू। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 27.3% कार्बन बाय मास। ये ट्रू हो सकता है? फॉल्स? फॉल्स है कि ट्रू है? फॉल्स। पता नहीं, फॉल्स होगा ट्रू होगा। ट्रू करे फॉल्स करे कोई दिक्कत नहीं, सबमिट करेंगे तो पता चलेगा बेटा। द कंबाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, ट्रू है। कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट 42.9% कार्बन बाय मास। कार्बन मोनोऑक्साइड 50 नहीं, इतना नहीं होगा, फॉल्स। फॉल्स। इन केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड द मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी फिक्स्ड। फिक्स तो होगा ये। ट्रू। सबमिट करते हैं।
सब सही है?